नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम राजस्थान भूगोल की यात्रा कर रहे थे। हम राजस्थान की इस भौगोलिक यात्रा को प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें अब तक की चर्चा में हमने बात की थी राजस्थान के स्थलीय विस्तार के बारे में। राजस्थान का स्थिति और विस्तार किस प्रकार से है, राजस्थान की सीमा किस प्रकार से है, कौन से देशों के साथ, कौन कौन से राज्यों के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा राजस्थान के जो नवीन जिले बने हैं वो कौन कौन से हैं, उनके किस प्रकार से उनमें व्यवस्था की गई है, वो सारा हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा राजस्थान के नए संभाग कौन से हैं, वो देखा राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ, राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, वो भी हमने देखा। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में। तो राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण की इस यात्रा में हमने देखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। उसके बाद हमारी चर्चा चल रही थी पर्वतीय प्रदेश के बारे में, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के साथ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। हम राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में नए सिरे से चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक की चर्चा में राजस्थान का वर्गीकरण प्रारंभ किया था। यदि आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, वो राजस्थान जियोग्राफी बाई उमेश लाडूणा, उसमें वो सारी पुरानी वीडियो आप अपलोडेड देख सकते हैं। हम देखते हैं आज राजस्थान के इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। हम प्रारंभ कर रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। हम अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश का उप विभाजन किया था। क्या किया था? उप विभाजन किया था। अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा था? तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। तो इस प्रकार से हमने अरावली का उप विभाजन किया था, जिसमें हमने उत्तरी अरावली को पढ़ा, मध्य अरावली को पढ़ा और आज हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिणी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली का विस्तार हमने देखा कहां से कहां तक था, तो खेतड़ी झुंझुनू से लेकर झुंझुनू से कहां तक था, तो सांबर झील तक था। सांबर झील तक था। उसके बाद में हमने देखा जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली का जो विस्तार हम देख रहे थे, इस मध्य अरावली का विस्तार सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद तक था। देवगढ़ राजसमंद तक था। अब हम जो देख रहे हैं दक्षिणी अरावली को, तो दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो हमने देखा देवगढ़ राजसमंद से कहां तक था, तो आबू रोड। कौन सी रोड है? आबू रोड। कहाँ पे है? सिरोही में है। सिरोही की क्या प्रसिद्ध है? हमने देखा सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। सिरोही की क्या प्रसिद्ध है? सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। आबू रोड सिरोही तक किसका विस्तार है? तो दक्षिणी अरावली का विस्तार है। तो इस प्रकार से हमने देखा। हम अरावली की पहाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ पहाड़ियां देखी। आज हम देखेंगे अरावली के जो पठार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, कौन कौन से पठार अरावली में स्थित है। दक्षिणी अरावली में जो उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं, उनमें कौन कौन से पठार है वो हम देख रहे थे। उसमें हमने कल चर्चा की थी बोराट के पठार के बारे में। कौन से पठार के बारे में चर्चा की? बोराट के पठार के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को दक्षिणी अरावली प्रदेश के साथ। तो दक्षिणी अरावली को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक था, तो हमने बात की थी कुंभलगढ़ से लेकर के जो गोगुंदा तक बीच का जो पठारी भाग है, ऊपर उठा हुआ जो भाग है, वो क्या है? तो वो बोराट का पठार है। हमने देखा जो बोराट का पठार है वो भोमट के पठार को और भाकर पहाड़ियों को अलग करता है, इसलिए हम उसको वक्र या कटक भी कह सकते हैं, संश्लिष्ट गांठ भी कह सकते हैं। हमने पामीर गांठ के बारे में भी चर्चा की थी कि पामीर गांठ वो क्या है, संश्लिष्ट गांठ क्यों कहते हैं, वक्र क्यों कहते हैं, हमने वो चर्चा की थी। इन शब्दों के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। कटक क्या होता है, तो उसके बारे में भी हमने डिटेल से कल के सेशन में चर्चा की थी। आज हम देखने वाले हैं एक और पठार जो उदयपुर से लेकर के डूंगरपुर के मध्य में स्थित है। पठार का नाम है भोमट का पठार। भोमट का पठार।
कौन सा पठार है? भोमट का पठार है। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हमारा है उदयपुर। कौन है? ये हमारा उदयपुर है और ये हमारा डूंगरपुर है। अरे कौन सा पुर है? डूंगरपुर। इन दोनों पुरों के मध्य में एक पठार है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है भोमट का पठार। भोमट का पठार। कल हमने चर्चा की थी भोराट के पठार के बारे में, आज हम देख रहे हैं भोमट का पठार। तो भोमट का पठार है। इसी प्रकार जो उदयपुर से डूंगरपुर के बीच का जो रास्ता है, इधर यहाँ पे पड़ता है सलूम्बर। कौन पड़ता है? सलूम्बर। सलूम्बर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे क्या है? जयसमंद झील है। जयसमंद झील भी यहाँ पे ही स्थित है। जयसमंद झील कहाँ पे है? इसी सलूम्बर में स्थित है। पहले हम देखते थे जयसमंद झील कहाँ पे स्थित थी? उदयपुर जिले में स्थित थी। वर्तमान में हम देखेंगे तो जयसमंद झील कहाँ पे स्थित है? सलूम्बर जिला। सलूम्बर जिला किससे अलग होकर नया बना है? तो उदयपुर से अलग होकर के नया जिला बना है। हम देखते हैं कि जयसमंद झील के पूर्वी दिशा में हम देखते हैं तो एक कटापटा पठार है। इस प्रकार कोई कटापटा एक क्या है? पठार है। इस पठार को भी क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। जयसमंद झील के किनारे या इसके पूर्वी तरफ हमको जो कटापटा पठार देखते हैं वो क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। हम देख रहे हैं भोमट का पठार। तो भोमट के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो उदयपुर से उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य का पठारी भूभाग। पठारी भूभाग क्या कहलाता है? तो भोमट का पठार कहलाता है। कौन सा पठार कहलाता है? भोमट का पठार कहलाता है। इस भोमट के पठार की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे भील व मीणा जनजाति, भील व मीणा ट्राइबल्स है, वो यहाँ पे क्या करती है? निवास करती है। इनका क्या है? निवास स्थान है। भील और मीणा जनजातियों का क्या है? निवास स्थान। कौन? भोमट। भोमट का पठार है। इस पठार में कौन सी जनजाति रहती है? तो भील व मीणा जनजाति रहती है। हम इन जनजातियों को भी आगे अगले अपने सेशन में पढ़ने वाले हैं। हम देख रहे हैं उदयपुर से लेकर के डूंगरपुर के मध्य का जो पठारी भूभाग है क्या कहलाता है? तो भोमट का पठार कहलाता है। भोमट के पठार में भील व मीणा जनजाति निवास करती है। इसी के साथ हमने एक पठार देखा जिसका नाम क्या है? तो जयसमंद झील के आसपास जो सलूम्बर है, सलूम्बर में जयसमंद झील है। इस जयसमंद झील के पूर्वी दिशा में हमें कटापटा पठार दिखाई देता है जो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। लसाड़िया का क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। इसी डूंगरपुर के पास इधर है एक बांसवाड़ा। कौन है? बांसवाड़ा। अब बात आ गई है तो चर्चा कर ही लेते हैं। बांसवाड़ा में भी कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ पठारी क्षेत्र है। क्या है? पठारी क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल। बांसवाड़ा में जो अरावली की पहाड़ियां जो कुछ स्थित हैं, उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल। मेवल कहाँ पे स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। बात करें लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? तो जिला पूछे तो कौन आ जाएगा? सलूम्बर। कौन सा जिला आ जाएगा? सलूम्बर। किसके आसपास है? तो जयसमंद झील के पूर्वी दिशा के अंदर। ये तो कौन सा पठार हो गया? लसाड़िया का पठार भी हमने साथ साथ में ही देख लिया। हमने ये लसाड़िया का पठार भी क्या देख लिया? साथ साथ देख लिया। भोमट का पठार हम पढ़ रहे थे। उदयपुर से लेकर के डूंगरपुर के मध्य का जो पठारी भूभाग है क्या कहलाता है? तो भोमट का पठार कहलाता है। भील व मीणा जनजाति यहाँ पे निवास करती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसको यदि आपने साथ साथ लिख लिया तो बहुत अच्छा है, वरना स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद थम्स अप कर देना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। हम देखने वाले हैं अब अगला पठार जिसका नाम है लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है? तो लसाड़िया का पठार है। भोमट का पठार हमने देख लिया कहाँ से कहाँ तक था? उदयपुर से डूंगरपुर था। अब हम देखने वाले हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार।
हमने अभी तो चर्चा की थी कि ये है जयसमंद झील। क्या है? जयसमंद झील। जयसमंद झील। इस जयसमंद झील के पूर्वी दिशा में, कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा में एक पठार है। क्या है? पठार है, जिसका नाम क्या है? लसाड़िया का पठार। ये डायग्राम भी आप साथ साथ ड्रॉ कर लेना, ताकि आपको पता चले लोकेशन क्या है एग्जैक्ट। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं लसाड़िया के पठार में क्या लिखना है। तो लिखेंगे जयसमंद झील। जयसमंद झील ब्रैकेट में लिख लेना उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर। या नया जिला पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सलूम्बर जिला। उदयपुर या सलूम्बर जिला। तो जयसमंद झील के पूर्वी दिशा में, पूर्वी दिशा में स्थित कटाफटा पठार क्या कहलाता है? तो लसाड़िया का पठार कहलाता है। लसाड़िया का पठार कहलाता है। हम इसको कटाफटा या विच्छेदित पठार भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार कहेंगे। तो ये है लसाड़िया का पठार। चाहे अब एग्जाम में, ऑप्शनल एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे मेन में लिखने के लिए क्वेश्चन आए, मैं आशा करता हूँ आप इस पे कम से कम 20 शब्द लिख सकते हो। कितने शब्द लिख सकते हो? कम से कम 20 शब्द तो लिख ही सकते हो कि लसाड़िया का पठार क्या है, कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है, कौन से जिले में स्थित है, पुराना जिला कौन सा है, नया जिला कौन सा है, किसके किनारे, किसके पास में स्थित है। तो लोकेशन भी आप एग्जैक्ट बता पाओगे। तो हम आगे चलते हैं अगले पठार के बारे में, अगले टर्म के बारे में। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम है मेवल। क्या देखा था हमने? मेवल। तो अब देखने वाले हैं मेवल के बारे में। ये मेवल की कहानी क्या है? ये मेवल की कहानी क्या है? तो मेवल है, देखो, डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच में जो पहाड़ी भाग है, तो क्या है? पहाड़ी क्षेत्र इसके बीच से है। तो डूंगरपुर, ये तो डूंगरपुर हो गया अपना। और ये हमारा क्या है? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा है ये? बांसवाड़ा। बाड़ा नहीं है, वाड़ा है। तो डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच में कुछ पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों का क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं इन पहाड़ियों को? मेवल कहते हैं। तो समझ में तो आई गई होगी कि ये क्या है? मेवल है। तो डूंगरपुर से बांसवाड़ा का जो बीच का जो पहाड़ी जो भूभाग है, जो पर्वतीय भाग है, उसको क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। एक बात तो आपने और देखी होगी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो संपूर्ण क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। वागड़। अब देखो हम क्या देखेंगे, ये जो मेवल है ये तो अरावली प्रदेश में आएगा। इसमें आएगा अरावली प्रदेश में। तो क्या लिखेंगे? डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। मेवल कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डूंगरपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का संपूर्ण क्षेत्र, का संपूर्ण क्षेत्र वागड़ कहलाता है। वागड़। वागड़, वागड़ नहीं है, वागड़ है। हमने पहले भी देखा था ना। वागड़ कहाँ पे देखा था हमने? तो वागड़ प्रदेश को हमने देखा था जब हमने पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के बारे में देखा था। जब हम पश्चिमी मरुस्थल के बारे में देख रहे थे, हमने देखा था वागड़ क्या होता है। हमने खादर और बांगर के बारे में बात की थी। तो वागड़ एक सांस्कृतिक शब्द है। कैसा है? सांस्कृतिक शब्द है, न कि भौगोलिक है। ये भौगोलिक नहीं है। वागड़ भौगोलिक शब्द नहीं है, सांस्कृतिक शब्द है। इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है, वो कौन सी है? वागड़ी बोली है। कौन सी बोली है? वागड़ी बोली है। इसी वागड़ी बोली बोली जाने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। तो वागड़ कहते हैं, वागड़ कहलाता है। डूंगरपुर से बांसवाड़ा का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। तो एक नोट लगा लेना, अच्छा सा बड़ा सा नोट लगा लेना। क्या लिखोगे? ये जो वागड़ प्रदेश है,
वागड़ प्रदेश अरावली का भाग नहीं है, अरावली का भाग नहीं है। वागड़ प्रदेश अरावली का भाग नहीं है, लेकिन ये जो मेवल है ये किसका भाग है? अरावली का भाग है। मेवल अरावली का भाग है, वागड़ प्रदेश अरावली का भाग नहीं है। जब हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को देखेंगे उसमें देखेंगे कि वागड़ प्रदेश किसका भाग है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, न कि अरावली प्रदेश का भाग है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि समझ में आ गई है और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या कॉपी में लिख लिया है तो थम्स अप कर दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ें। तो ये तो थी मेवल के बारे में कहानी। अब हम देखने वाले हैं यहाँ के कुछ और टर्म्स जो यूज में आते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि क्या होते हैं वो शब्द। हम देखने वाले हैं एक शब्द जिसका नाम है देशहरो। क्या नाम है उसका? देशहरो नाम है। हम देखेंगे देशहरो क्या है, क्यों उसको देशहरो कहते हैं, तो देशहरो के बारे में हम देखने वाले हैं। तो एक शब्द यूज होता है, बार बार यूज होता है एग्जाम में कि देशहरो का मैदान क्या है, देशहरो का मैदान क्या है। आरएस में तो इसमें 20 शब्दों के 25 शब्दों तक लिखने के लिए क्वेश्चन आ चुका है कि 25 शब्दों में लिखो कि देशहरो का मैदान क्या है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। अब हम देखते हैं देशहरो का मैदान क्या है। हम देखेंगे उदयपुर से लेकर के सिरोही के बीच में कुछ पहाड़ियां हैं। कहाँ से पहाड़ियां? उदयपुर और सिरोही में। तो ये कुछ पहाड़ियां हैं इधर इस प्रकार से। कोई उदयपुर से सिरोही के बीच में कुछ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का नाम है जरगा व रागा। ये जरगा पहाड़ी है, तो ये कौन सी पहाड़ी है? रागा पहाड़ी है। उदयपुर से सिरोही के बीच में जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच मध्य में जो क्षेत्र है, जो हर पूरा साल क्या रहता है? हरा भरा रहता है। कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। पूरा साल यहाँ पे क्या रहती है? तो हरियाली रहती है, हरियाली रहती है। कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा, वैसी बात नहीं है, ये हमेशा हरा भरा ही रहता है। क्यों? पहाड़ियों का क्षेत्र है, पहाड़ियों का क्षेत्र है तो इसमें बरसात ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है। जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी और सूर्य का ताप भी ज्यादा पड़ेगा तो वहां पे वनस्पतियां ज्यादा ग्रो करती है। वनस्पतियां ज्यादा ग्रो करेंगी तो वो क्षेत्र कैसा लगेगा? हरा भरा दिखाई देगा, वहां पे ग्रीननेस ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है इसको ये हरा भरा क्षेत्र है, पूरा साल हरा भरा रहता है। इसीलिए इस मैदान को क्या कहते हैं? तो देशहरों का मैदान कहते हैं। अच्छा लगा होगा, मैंने ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपने लिख लिया तो अब ये लिख लेना, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना कि जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच में जो पूरा साल हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो देशहरों का मैदान कहलाता है। मैदानी भाग है तो पर्वतों के ऊपर तो होगा नहीं, कैसा होगा? इनके गिरिपाद में होगा। हमने देखा था ना, इनके गिरिपाद के बारे में भी हमने देखा था। तो हम बात करेंगे कि देशहरों का मैदान क्या है, तो हम लिखेंगे उदयपुर से सिरोही के मध्य, सिरोही के मध्य जरगा व रागा पहाड़ियों के क्षेत्र, जरगा व रागा पहाड़ियों पहाड़ियों के गिरिपाद के क्षेत्र, गिरिपाद के गिरिपाद का क्षेत्र का वह क्षेत्र, गिरिपाद का वह क्षेत्र जो पूरा साल हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है। क्या कहलाता है? देशहरों का मैदान कहलाता है। उदयपुर से सिरोही के मध्य जरगा व रागा पहाड़ियों के गिरिपाद का वह क्षेत्र जो पूरा साल क्या रहता है? हरा भरा रहता है। तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? देशहरों का मैदान कहलाएगा। इन जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का ये जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? देशहरों कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा और हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे और कौन कौन सी यहाँ पे पहाड़ियां हैं। हमने उदयपुर की पहाड़ियां देखी, उदयपुर की पहाड़ियों में भी हम कुछ और पहाड़ियां देखने वाले हैं। वो क्या देखेंगे, देखते हुए चलते हैं आगे की पहाड़ियां। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब हम देखते हैं कुछ और
यहाँ के शब्द टर्म जो यूज होते हैं, एक शब्द आता है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गिरवा क्या है, गिरवा की पहाड़ियां क्या है। तो हम देखेंगे गिरवा की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी क्या है, गिरवा की पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है, तो हम सारा देखने वाले हैं। हमने देखा था कि ये उदयपुर जिला है। कौन है, उदयपुर। उदयपुर का ये जो मध्य वाला भाग है, उदयपुर का ये क्या है, मध्य भाग है, मध्य उदयपुर है। उदयपुर का कैसा भाग है, मध्य भाग। मध्य भाग से ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तर का जो क्षेत्र है, क्या कहलाता है, तो गोगुंदा कहलाता है। क्या कहलाता है, गोगुंदा। मध्य उदयपुर से उत्तर की ओर जितना भी भाग है, क्या कहलाएगा, गोगुंदा। यहाँ की पहाड़ियां भी क्या कहलाएंगी, तो गोगुंदा की पहाड़ियां कहलाएंगी। उदयपुर के मध्य भाग से दक्षिण का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बिछा मेड़ा, बिछा मेड़ा। तो यहाँ की जो पहाड़ियां क्या कहलाएगी, बिछा मेड़ा की पहाड़ियां कहलाएंगी। उसके बाद यदि आप कभी अजमेर गए हो तो आपने देखा होगा, अजमेर जो शहर है पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है, पहाड़ियों के लगभग बीचों बीच स्थित है। उसी प्रकार से उदयपुर शहर भी क्या है, पहाड़ियों के लगभग बीचों बीच स्थित है। इसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ियां बनी हुई है, गुबंदाकार पहाड़ियां है। कैसी है, कुछ इस प्रकार से डोम शेप में है। कौन से शेप में है, तो डोम शेप में ये पहाड़ियां हैं, गुबंदाकार पहाड़ियां हैं, गुबंदाकार पहाड़ियां हैं। तो ये जो गुबंदाकार जो पहाड़ियां हैं, इसके चारों तरफ फैली हुई है, किसके, उदयपुर शहर के चारों तरफ जो गुबंदाकार जो पहाड़ियां हैं, हम इसे कह सकते हैं तस्तरी नुमा। तस्तरी नुमा, तस्तरी देखी है क्या, प्लेट तो देखी होगी, प्लेट देखी होगी, तस्तरी जो तस्तरी देखी होगी आपने, ऐसे गोल सी होती है ना, जिसमें हम, देखो ये प्लेट नहीं होती जिसमें हम चपाती रखते हैं, वो चपाती रखने की जो प्लेट है, उसी प्रकार से तस्तरी होती है। तो देखो तस्तरी के तरह गोलाकार इसकी आकृति होती है, कुछ गुबंदाकार होती है। ये जो पहाड़ियां हैं, गोलाकार गुबंदाकार जो पहाड़ियां हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। कौन सी पहाड़ियां कहते हैं, गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, डायग्राम तो बना ही लिया होगा। ये जो पहाड़ियां है कुछ इस प्रकार से है, इसके चारों तरफ फैली हुई। उदयपुर शहर के चारों तरफ ये फैली हुई गुबंदाकार पहाड़ियां है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां। इसमें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे उदयपुर शहर के, उदयपुर के चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ स्थित गुबंदाकार या तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा पहाड़ियां, पहाड़ियां क्या कहलाती है, गिरवा की पहाड़ियां कहलाती है, गिरवा की पहाड़ी कहलाती है। क्या देखा हमने, हमने देखा कि ये जो गिरवा की पहाड़ियां है कौन से जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर जिले में स्थित है। तो उदयपुर जिले में, उदयपुर शहर के जो चारों तरफ फैली हुई ये गुबंदाकार तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां है, क्या कहलाती है ये, तो ये कहलाती है गिरवा की पहाड़ियां। हमने गोगुंदा के बारे में भी देख लिया। तो आप गोगुंदा के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, कि उदयपुर शहर के मध्य भाग से ऊपर की ओर का जो क्षेत्र है, उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तर का जो मैदान, जो भूभाग है, उसको क्या कहेंगे, गोगुंदा का मैदान, या यहाँ पे जो पहाड़ियां उसे क्या कहेंगे, गोगुंदा की पहाड़ियां कहेंगे। उदयपुर शहर के मध्य भाग से दक्षिण की ओर जो भूभाग है, जो पहाड़ियां है, वो उन्हें क्या कहेंगे, बिछा मेड़ा की पहाड़ियां कहेंगे। उदयपुर शहर के मध्य से जो दक्षिण का भाग क्या कहलाएगा, बिछा मेड़ा कहलाएगा। तो ये भी हमने देख लिया। तो आगे आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, क्योंकि कॉपी में तो छापना ही पड़ेगा। कॉपी में छापोगे तभी दिमाग में छपेगा, क्योंकि सुनने से ज्यादा लिखना जरूरी होता है। आप जितना लिखोगे, यदि आप आरएस का एग्जाम देना है, आप आरएस का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपको तो लिखना तो पड़ेगा ना। तो बार बार को साथ साथ लिख लिया करो, ताकि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद भी हो जाए। तो हम चलते हैं आगे। आगे जो पहाड़ियां, जो कुछ जो चोटियां हैं उनके बारे में देखेंगे, और कौन कौन सी जो पहाड़ियां यहाँ पे बच गई है वो देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि जो
दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखेंगे। ये जो उदयपुर की जो हमने पहाड़ियां देखी हैं, हमने उदयपुर की पहाड़ियों के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि हमने इस दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा था। दक्षिणी अरावली को हमने कितने भागों में बांटा था, तो दो भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे, एक तो था उदयपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां, दूसरा कौन सा देखा था, आबू खंड की पहाड़ियां, आबू खंड की पहाड़ियां। तो ये हमने देखा था, जिसमें हमने उदयपुर की पहाड़ियों की चर्चा कर रहे थे। हम अब उदयपुर की पहाड़ियों में कुछ सर्वोच्च शिखर है, उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं किस प्रकार से पूछा जाए। हो सकता है वो पूछ ले कि उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित प्रमुख शिखर कौन कौन से है, उनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए, या जो आपको उनके ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके लोकेशन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ पहाड़ियां देखेंगे जो उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है, उनकी जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके शिखर देखेंगे, कौन कौन से प्रमुख शिखर है। तो उदयपुर की पहाड़ियों में जो शिखर है हम उनको देखने वाले हैं। इसमें एक शिखर है जरगा, कौन सा, जरगा शिखर है। जरगा कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। कहाँ पे है, उदयपुर में है। ऊंचाई कितनी है, तो 1431 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई है ये जरगा पहाड़ी की, जरगा शिखर की ऊंचाई है, उदयपुर में ये स्थित है। तो कितनी ऊंचाई है इसकी, 1431 मीटर। उसके बाद आता है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ ये भी उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है। कौन से जिले में है, तो राजसमंद जिले में है, राजसमंद जिले में है। ऊंचाई कितनी है इसकी, तो 1234 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। जरगा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद में है। ऊंचाई कितनी है इसकी, तो 1234 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम एक शिखर देखेंगे, धोनिया, धोनिया पहाड़ी जो उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में। इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर। कितने मीटर है, 1183 मीटर है। देखो इनको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, इन शब्दों को लिखना पड़ेगा बार बार। कम से कम यदि आप इसको 500 बार रिवाइज कर लेते हो तो आप जिंदगी में कभी भी ये नहीं भूलोगे कि इन पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है। आप सभी आंकड़ों को रट सकोगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, इलाज नहीं कोई भी। क्वेश्चन फैक्चुअल आएंगे कि कुंभलगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि ठीक है 1 2 3 4। देखो ये तो किसी में तुक्का भिड़ जाता है, बाकी ऐसा होता नहीं है। आपको तो डायरेक्ट याद रखना है। कितना याद रखना है, कुंभलगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई है 1234 मीटर। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। रात को उठा करके भी आपको पूछ लिया जाए, आप नींद में है, उठा करके आपसे पूछा जाए कि धोनिया पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो आपका जवाब करेक्ट होना चाहिए 1183 मीटर। ऐसे नहीं कि 1183 मीटर, नहीं, 1183 मीटर। इतना आप कॉन्फिडेंस से बोल पाओ, बार बार यदि इसको पढ़ोगे तब ऐसा होगा। अब हम देखते हैं आगे एक और पहाड़ी है जिसका नाम है कमलनाथ की पहाड़ी। कमलनाथ की पहाड़ी, अरे कौन से नाथों की पहाड़ी है, कमलनाथ की पहाड़ी है। कौन से जिले में स्थित है, तो उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित पहाड़ी का नाम कमलनाथ। कमलनाथ क्या है, शिखर है, चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। कितने मीटर ऊंचाई है, तो 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब हम देखेंगे आगे एक और पहाड़ी जिसका नाम है लील पानी। अरे कौन सा पानी है, लील पानी है। अच्छी तरह से पढ़ोगे, लील नहीं जमेगी, वरना नील जम जाएगी दिमाग पर यदि आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो। कौन सी पहाड़ी है, लील पानी, लील पानी। ये जो लील पानी ये पहाड़ी ये भी कहाँ पे है, उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। ऊंचाई है 984 मीटर। लील पानी चोटी कहाँ पे है, उदयपुर जिले में स्थित है। ऊंचाई कितनी है, 984 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब हम देखें, देखो नील पानी तो देख लिया, लील पानी देख लिया, तो जो क्यों ना कोई और पानी देखे। तो एक पहाड़ी चोटी है जिसका नाम है नाग पानी, नाग पानी। ये नाग पानी चोटी ये भी कहाँ पे है, उदयपुर में। नाग पानी चोटी भी कहाँ पे है,
उदयपुर में है। ऊंचाई है इसकी 967 मीटर। 967 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद हम देखेंगे एक चोटी जिसका नाम सज्जनगढ़। अरे कौन सा गढ़ है ये, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ चोटी भी कहाँ पे है, उदयपुर में स्थित है। अरे कौन से पुर में है, उदयपुर में है। ऊंचाई पूछे तो 938 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 938 मीटर। जिला कौन सा, तो उदयपुर जिला। याद तो रखना पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा। चोटी आती है एक और, इसका नाम सायरा। सायरा ये भी कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। सायरा भी कहाँ पे है, उदयपुर में है। ऊंचाई है 900 मीटर। 900 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो हमने देखा जरगा के बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में, धोनिया, कमलनाथ, लीलपानी, नागपानी, सज्जनगढ़ और सायरा सारी की सारी क्रम से है। हम अवरोही क्रम में देख रहे हैं इसको, अवरोही क्रम में, जिसे हम कह सकते हैं घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। तो घटते क्रम में देख रहे हैं। इन चोटियों के बारे में हमने देखा। कुछ और चोटियां हैं जिनको भी देख लेते हैं, कुछ 2-3 और बच गई। एक चोटी आती है जिसका नाम है गोगुंदा। गोगुंदा तो आपको पता ही होगा कहाँ पे है, उदयपुर में है। ऊंचाई पूछेंगे तो 840 मीटर इसकी ऊंचाई है। गोगुंदा कहाँ पे, उदयपुर में। ऊंचाई कितनी है, 840 मीटर। उसके बाद आती है कोटड़ा की पहाड़ियां। कोटड़ा की पहाड़ी या कोटड़ा शिखर। ये कोटड़ा कहाँ पे है, कोटा में नहीं है, कोटड़ा है उदयपुर में। कोटड़ा कहाँ पे है, उदयपुर में है कोटड़ा, जिसकी ऊंचाई है 450 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 450 मीटर ऊंचाई है किसकी, कोटड़ा की। कहाँ पे है, उदयपुर में है। उसके बाद एक पहाड़ी और आती है, चोटी और आती है, ऋषभ देव। ऋषभ देव, ये ऋषभ देव भी कहाँ पे है, उदयपुर में है। कहाँ पे है, उदयपुर में। ऋषभ देव पहाड़ी चोटी कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में है। ऊंचाई कितनी है, तो 400 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो उदयपुर की पहाड़ियों के बारे में हमने देखा। उदयपुर की पहाड़ियों के जो प्रमुख शिखर हैं उनको देखा, कौन कौन से है। जरगा कहाँ स्थित है, उदयपुर में। ऊंचाई कितनी, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, राजसमंद में। ऊंचाई कितनी है, तो 1234 मीटर इसकी ऊंचाई है। धोनिया चोटी कहाँ पे है, उदयपुर में। ऊंचाई कितनी है, 1183 मीटर ऊंचाई है। कमलनाथ की जो शिखर है वो कहाँ पे है, उदयपुर में है। 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। लीलपानी ये जो शिखर है कहाँ पे है, उदयपुर में है। ऊंचाई कितनी है, 984 मीटर ऊंचाई है। नागपानी जो चोटी है कहाँ पे है, उदयपुर में है। ऊंचाई कितनी, तो 967 मीटर इसकी ऊंचाई है। सज्जनगढ़ शिखर कहाँ पे है, उदयपुर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। सायरा शिखर कहाँ पे है, उदयपुर में है और 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम देखते हैं गोगुंदा शिखर कहाँ पे है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में है। गोगुंदा शिखर भी कहाँ पे होगा, उदयपुर में होगा। और ऊंचाई कितनी है इसकी, तो 840 मीटर इसकी ऊंचाई है। कोटड़ा शिखर कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। ऊंचाई इसकी 450 मीटर है, 450 मीटर है। ऋषभ देव चोटी कहाँ पे है, तो उदयपुर में है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि साथ साथ में इसको नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छा है। थम्स अप कर देना, क्या कर देना, थम्स अप कर देना। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताना। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला सेशन करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो कैसी लगी ये क्लास आपको कमेंट में जरूर बता देना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों तक कंटेंट को पहुंचा देना, शेयर कर देना। यदि आपने हमारे चैनल द्रोणा पीसीएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।